check. Okay, so very good afternoon to all of y'all. कैमरा की स्क्रीन आगे लो ना. I hope आप सब लोगों को अभी साउंड आ रहा होगा. Okay, so very good afternoon to all of y'all. I hope आप सब लोगों को अभी साउंड आ रहा होगा. आवाज कम कर सकते हैं इसमें? वॉल्यूम बटन इज डिसेबल्ड बता रहा है. ब्राइटनेस कम हुई. कुछ नहीं दिख रहा है मुझे स्क्रीन पे. ओके, नाउ इट इज ओके, राइट? हेलो एवरीवन. आप लोगों की कमेंट्स में पढ़ रही हूँ करंटली. प्रतीक, लव फ्रॉम आसाम. हाय प्रतीक. अभी भी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आई थिंक राइट नाउ द साउंड प्रॉब्लम इज बीन रिजॉल्व एंड यू ऑल कैन हियर मी, राइट? हाय दिलीप. हेलो, हेलो फ्रॉम लखनऊ, दिल्ली, नासिक, गुजरात. एवरीवन हेलो. अहमदाबाद. Thank you so much, everyone. Love from West Bengal. Love you, West Bengal. Hello, Kanpur. Hello, everyone. Guwahati. Hi. क्वालिटी आप लोग एप्लीकेशन पे एडजस्ट कर सकते हो. वहाँ पे क्वालिटी का एक ऑप्शन आया होगा, तो ऑटो से आप कौन सा सिलेक्ट कर लो, आपके हिसाब से आप सिलेक्ट 720 वाला रेजोल्यूशन आप सिलेक्ट कर लो, तो क्वालिटी जो है ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी. ठीक है? अगर आपके शहर में फिर अगर इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम होगा और क्वालिटी आपने हाई रेजोल्यूशन रखी है, तो हो सकता है लेक्चर बफर होगा. बट अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट का कनेक्शन है, 720 वाला रेजोल्यूशन आप ऑप्ट कर सकते हो, तो एप्लीकेशन पे क्वालिटी एकदम बढ़िया आएगी. ठीक है? सो यस, आई एम अज्यूमिंग दैट द साउंड इज क्लियर नाउ एंड यू ऑल कैन ऑल हियर मी. सो ऑल गुड. हमारा जो टॉपिक लास्ट सेशन में अधूरा था, अब उसे मैं कंप्लीट करना चाहूँगी आज. ठीक है? तो आपकी बुक्स अब आपकी आंखों के सामने रखिए. नाउ स्टॉप चैटिंग एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन whatever I'm teaching you all right now. And it is a personal request to all of you all कि अगर आप YouTube पे मेरा लेक्चर देख रहे हो, तो प्लीज़ आप YouTube पे ना देखते हुए हमारे एप्लीकेशन पे लेक्चर देखिए, ताकि हमें भी समझ में आए. अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहा है, हम जल्द से जल्द उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओके? एंड अगर आप एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, इसी लेक्चर पे YouTube पे जो आप लेक्चर देख रहे हो, उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक मिली होगी. उसी लिंक पे क्लिक करके जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आप हमें भेज सकते हो. और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी नजर आ रहा होगा. तो जो भी एरर आपको आया है एप्लीकेशन पे, उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और वो व्हाट्सएप नंबर पे आप जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन पे अब लाइव हो चुका है. ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स आर नाउ लाइव ऑन द एप्लीकेशन. फॉर द रिमेनिंग 10% स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग द प्रॉब्लम, ये गूगल फॉर्म की लिंक और ये मोबाइल नंबर स्पेशली आपके ही क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए हमने असाइन किया है. तो प्लीज आपके स्क्रीनशॉट्स जो है उस मोबाइल नंबर पे आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा. ठीक है? मैं वही कह रही हूँ, अगर स्क्रीन बार बार ब्लर हो रही है, प्लीज आप जो क्वालिटी है एप्लीकेशन पे उसे इंक्रीज कर दीजिए. ऑटो पे आप मत रखना. तो अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, इट इज अ पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू ऑल, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी जो है उस पर आप क्लिक करना. और इंटरनेट का आप रिचार्ज करिएगा, आपको अच्छी क्वालिटी नजर आ जाएगी ऑटोमेटिकली. है ना? बेटा अगर आप मोबाइल पे रिकॉर्डर यूज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन जो है वो बंद हो जाएगा. हमारे क्लासेस के सेफ्टी के हिसाब से
ये सारे एप्लीकेशंस जो है वो नहीं चलते हैं while the lectures are going on. So please, it is a personal request, कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर आप यूज़ मत करो, नहीं तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली माय डियर फ्रेंड्स आपके जो क्लासेस है वो चलना बंद हो जाएगा. हम कैसे आपको अलाउ कर सकते हैं रिकॉर्डर यूज़ करना, राइट है ना? तो अगर आपका एप्लीकेशन पे चालू हो गया है, प्लीज लाइव चैट पे यूट्यूब पे आप मेरे को एक थम्स अप देना, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि जो भी सब चल रहा है एप्लीकेशन पे एकदम बढ़िया चालू है, और फिर मैं 2 मिनटों के अंदर आपको पढ़ाना शुरू कर देती हूँ, है ना? सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन द लाइव चैट. जो चार्ट बुक ब्लर है, आई एम वर्किंग ऑन इट, सो डोंट वरी, 1-2 दिनों में आपको जो नई चार्ट बुक है वो आ जाएगी, उसकी कॉपी, ठीक है? और जिन्होंने फिजिकल कॉपी के लिए ऑप्ट किया था, पिछले 1 हफ्ते से ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स के बुक्स डिस्पैच हो चुके हैं, और मैक्सिमम कल या परसों तक बाकी सारे स्टूडेंट्स की बुक्स डिस्पैच हो जाएगी. तो कमिंग वीक तक आपको सारी फिजिकल कॉपीज जो है बुक्स की आपके घर तक आ जाएगी, है ना? और आपको डॉकेट नंबर तो अब तक मिल चुका होगा अगर ऑलरेडी डिस्पैच हो गई है आपकी बुक्स. अगर नहीं मिली है तो 2 दिन में मैक्सिमम आपको मिल जाएगा, डोंट वरी. ओके, सो यस, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स का सब कुछ सेटल हो चुका है. साउंड प्रॉब्लम ऑन ऐप, साउंड लो है. देखो, अगर आपका साउंड लो है तो मोबाइल के बटन से तो आपका साउंड हाई या लो नहीं होता है. कुछ बच्चों का मुझे मैसेज आ रहा है कि मैम साउंड लो है, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, आप स्क्रीन पे क्लिक करो और राइट साइड पे आपको एक बटन नजर आ रहा होगा फॉर द वॉल्यूम, तो वो बार जो है उसको आप इंक्रीज कर दो, हाईएस्ट पे लेके आ जाओ, तो ऑटोमेटिकली साउंड इंक्रीज हो जाएगा. एक साइड पे बार वॉल्यूम का नजर आ रहा होगा और दूसरे साइड पे जो बार है वो ब्राइटनेस के लिए इंक्रीज या डिक्रीज के लिए आपको नजर आ रहा होगा. तो राइट साइड का जो बार है उसको प्लीज इंक्रीज कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका साउंड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? तो मोबाइल के साउंड से एप्लीकेशन का कोई भी लेना देना नहीं है. एप्लीकेशन का अपना इनबिल्ट साउंड है जिसके लिए आपको आपके खुद एप्लीकेशन में एडजस्टमेंट करनी होगी इन द राइट हैंड साइड बार, ठीक है? सो यस, मुझे वापस से रिप्लाई आ गया है, नो साउंड प्रॉब्लम, अब साउंड प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है, ठीक है? अगर आपको लॉगिन प्रॉब्लम आ रहा है तो मैंने आपको कहा है ना, जो भी लॉगिन प्रॉब्लम आ रहा है, पहली बात तो आपके जो भी सारे डिटेल्स है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, सब कुछ आपको देना है अकॉर्डिंग टू द मेल दैट वी हैव सेंट यू. क्योंकि अगर आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर प्रोवाइड करोगे तो ऑब्वियसली आपका एप्लीकेशन ओपन नहीं होगा. बट फिर भी अगर आप वही सारे डिटेल्स डाल रहे हो, फिर भी आपका एप्लीकेशन लॉगिन देने में प्रॉब्लम कर रहा है, इसका स्क्रीनशॉट आप प्लीज दिए गए मोबाइल नंबर पे भेजिएगा. माय स्टाफ विल कनेक्ट टू यू, या तो गूगल फॉर्म है उस पे आप आपकी क्वेरी रेज करना, माय स्टाफ विल कनेक्ट टू यू, ठीक है? ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द लेक्चर. अब चैटिंग करना बंद कर दो, आ जाइए मेरी बुक्स पे, एंड दैट इज ऑन पेज नंबर 33. लास्ट सेशन में हमने क्या किया था? लास्ट सेशन में हमने एक चीज की थी रिलेटिंग टू अ माइनर. तब मैंने आपको पढ़ाया था कि अ माइनर डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? और उसी माइनर से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हमने पढ़ा था कि अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर भी लेता है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है void ab initio, इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द आईज ऑफ लॉ. माइनर अब मेजर हो गया है, तो मेजर बनने के बाद क्या रैटिफिकेशन अलाउड है? तो एक्ट कहता है रैटिफिकेशन अलाउड नहीं है आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी. साथ साथ में हमने ये चीज देखी थी, अगर माइनर के बिहाफ पे आपने उसके लिए नेसेसरीज का कुछ खर्चा उठाया है तो ये नेसेसरीज का खर्चा आप उससे रिकवर कर सकते हैं. बट ऑब्वियसली माइनर इज नॉट पर्सनली liable for that amount, you can recover this amount from his estate.
जहां तक श्योरिटी की बात है, अ माइनर कैन नॉट बी अ श्योरिटी, ही कैन नॉट बी अ गारंटर, बट गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में अ माइनर कैन ऑलवेज बी द प्रिंसिपल डेटर. क्या माइनर प्रिंसिपल बन सकता है? नहीं. बट कैन अ माइनर बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस. माइनर जो है वो एजेंट बन सकता है. साथ ही साथ अगर माइनर ने कोई सिविल रॉन्ग किया है, माय डियर फ्रेंड्स, ही कैन बी पनिशेबल इन द आईज ऑफ लॉ फॉर द टॉट. सिविल रॉन्ग का लीगल टर्म है टॉट दैट ही हैज डन. बट यही गलत काम अगर उससे करवाया गया था एज एन एजेंट, तो उस केस में हम बच्चे को नहीं बल्कि उस प्रिंसिपल को पकड़ेंगे. साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मेथड से माइनर जो है वो शेयर होल्डर, कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है. बट यस, अगर गलती से मिस्टेक हो गई है और शेयर्स किसी माइनर को अलॉट हो गए, उस केस में माय डियर फ्रेंड्स व्हाट विल हैपन इज कंपनी कैन रिसाइन दैट कॉन्ट्रैक्ट. टू रिसाइन मींस टू टेक बैक दैट कॉन्ट्रैक्ट. जितना भी पैसा उससे मिला है वो पैसा लौटाना पड़ेगा. बट माय डियर फ्रेंड्स, रिसाइनिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट इज पॉसिबल. साथ ही साथ हमने ये भी चीज देखी थी कि माइनर को शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं बाय ट्रांसमिशन मेथड. तो इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी या इनसैनिटी, अगर शेयर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ माइनर को गए तो माइनर ये शेयर्स को अपने पास रख सकता है. ऐसे तो जनरल रूल कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप माइनर के साथ एंटर करते हो तो ये वॉइड ऐप इनिशियो होता है. बट अगर ये कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा माइनर को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स, देन माय डियर फ्रेंड सच अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी टोटली एनफोर्सेबल इन द आईज ऑफ लॉ. वैसे ही यू कैन नॉट क्रिएट a partnership with a minor, but a minor can always be admitted to an existing partnership firm, but only for the benefits of the पार्टनरशिप. यस और नो गाइस? यस. उसके अलावा सेक्शन नंबर 11 में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के 2 पॉइंट्स थे. पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड कॉन्ट्रैक्ट बाय डिसक्वालिफाइड पर्संस. तो ये दोनों भी चीजें करने वाले हैं हम अब. अगर आपका एप्लीकेशन पे बार बार लेक्चर बफर हो रहा है, माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज आपका इंटरनेट का रिचार्ज करवा दीजिए. ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन का प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है? थैंक यू सो मच प्रियांशु राज, थैंक यू सो मच. अगर वीडियो ब्लर है, मैं वापस से कह रही हूँ, प्लीज क्वालिटी जो है एप्लीकेशन पे आप इंक्रीज कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वीडियो अच्छे से चलने लग जाएगा. ठीक है? ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है बेटा. Okay. So a person of unsound mind does not have the capacity to enter into a contract. अभी देखो क्या होता है. हो सकता है कि एक पर्सन का माइंड परमानेंटली अनसाउंड है, ही इज एन इडियट, परमानेंटली अनसाउंड है, मेंटली चैलेंज्ड है वो पर्सन. अब ऐसा जो पर्सन जिसका माइंड परमानेंटली अनसाउंड है, ही कैन नेवर एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ही कैन नेवर एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका माइंड टेम्परली साउंड और टेम्परली अनसाउंड होता है. टेम्परली साउंड एंड टेम्परली अनसाउंड होता है.
अब अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसका माइंड टेम्परली साउंड और टेम्परली अनसाउंड है, he can enter into a valid contract only when his mind is sound. So when his mind is sound, only at that time he can enter into a valid contract, और वही contract valid contract माना जाएगा. बट अगर आपका माइंड अनसाउंड है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, आपका माइंड अनसाउंड है और ऐसे समय पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो, देन माय डियर फ्रेंड्स ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कंसिडर नहीं होगा. जैसे कि अ लूनाटिक. अब अगर लूनाटिक होता है, जैसे कि उसे एपिलेप्टिक फीट्स आ रहे हैं, देन माय डियर फ्रेंड्स सच अ पर्सन्स माइंड इज समटाइम्स साउंड एंड समटाइम्स अनसाउंड. जी हाँ ना. जियाना आपको हाय बोलना चाहती है. से हाय जियाना टू एवरीवन. से हाय. ओके, नाउ लेट द स्टूडेंट स्टडी. ओके, गो एंड प्ले विथ योर फ्रेंड्स. गो. ओके, just 1 second. चेक. सो जैसे कि मैं बता रही थी, अ लूनाटिक इज अ पर्सन जिसको, से फॉर एग्जांपल, जिसका माइंड टेम्परली साउंड होता है, टेम्परली अनसाउंड होता है. जैसे कि अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्टिक फीट्स. अब अगर फीट्स के दौरान कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया हो तो माना जाएगा उसका माइंड उस समय पे अनसाउंड है. एंड सच अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विद दैट पर्सन whose mind during that stage is temporarily unsound will be considered as null, void, ab initio. बट ऐसे व्यक्ति का माइंड हमेशा अनसाउंड नहीं होता है. whenever he is having a sound mind during that period, if you have entered into a contract with him, then this contract will be considered as a valid contract. Another example could be of a drunken person. My dear friends, a drunken person's mind is temporarily unsound. Suppose a person is on high. अब उसे यही होश नहीं है कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है, गलत हो रहा है. अब ऐसे केस में, क्योंकि उस व्यक्ति को उस समय होश नहीं होता है सही और गलत का, हमने कहा होता है कि ऐसे पर्सन का माइंड अनसाउंड है. एंड बिकॉज हिज माइंड इज अनसाउंड, माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट विल हैपन इज सच अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो. बहुत सारे बच्चों ने मुझे पीछे भी पूछा था, इसलिए आज मैं वापस से उसी चीज को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. सवाल ये उठता है, मैम प्रूव कैसे करेंगे कि आपका माइंड उस समय पे अनसाउंड था. तो देखो, प्रूव कैसे करेंगे, ये जो चीज है इसे फाउंडेशन के, इनफैक्ट सीए के कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता है. चीजों को प्रूव कैसे करते हैं ये पढ़ाया जाता है इन द एलएलबी कोर्स. एलएलबी कोर्स में आपको अच्छे से समझाया जाएगा चीजों को प्रूव कैसे करते हैं. जहां तक सीए कोर्स की बात है, यहां पे वी आर ओनली बीइंग टॉट द एनालिसिस पार्ट, जहां पे एक सिचुएशन इंस्टीट्यूट खुद आपको दे देता है. तो फैक्ट्स स्टेटेड फैक्ट्स होते हैं, प्रूवन फैक्ट्स होते हैं, और इंस्टीट्यूट आपको पूछेगा अगर ये फैक्ट है तो अब आपको बताना है कि इसका जवाब क्या होगा, या इस सिचुएशन में लॉ क्या आपको राहत देगा या नहीं देगा, या क्या आपको सजा मिलेगी या क्या आप गिल्टी फाउंड नहीं होगे. तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट यू आर ओनली सपोज टू अंडरस्टैंड द लॉ एंड you should be in a position to apply the law that you have understood in the given situation. एग्जामिनर के सवाल को आपको और एक सवाल नहीं करना है कि पहले एग्जामिनर तू बता कि कैसे प्रूव करेगी कि वो पर्सन ड्रंकन था और उसका माइंड अनसाउंड था. अगर इंस्टीट्यूट ने एग्जामिनेशन में सवाल दे दिया है कि वो एक ड्रंकन पर्सन है, देन इट इज अ स्टेटेड फैक्ट, इट इज अ प्रूवन फैक्ट. अब आपको सिर्फ इंस्टीट्यूट को ये बताना है कि अगर पर्सन ड्रंकन है, मतलब उनका माइंड जो था उस समय पे अनसाउंड था. एंड एनी पर्सन हैविंग एन अनसाउंड माइंड कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एंड दस सच अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड एज वॉइड एब
इनिशियो. यस और नो गाइज? यस. तो अगर आप एग्जामिनेशन में मार्क्स पाना चाहते हो, एग्जामिनर के सवाल के आगे सवाल ना पूछते हुए आपको देना होगा जवाब. यस और नो गाइज? यस. चलो. सो अ पर्सन, अब मैं टेक्स्ट बुक पे हूं, ब्लू में जो भी लिखा है उसे रीड कर रही हूं, राइट? अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड for the purpose of making a contract if at the time when he makes at the time when he is making the contract he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interests. A person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind, obviously he can make a contract, but when can he make a contract? When he is of sound mind. And a person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind cannot make a contract when he is of unsound mind. दोनों भी बातें एक ही चीज कह रही है. तो पते की बात यह है, अगर किसी व्यक्ति का माइंड कभी कभार साउंड कभी कभार अनसाउंड होता है, he can enter into a valid contract only when his mind is sound in nature. और सेक्शन 11 का आखिरी पॉइंट जो है वो बात करता है रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स बाय डिसक्वालिफाइड पर्संस. यस और नो गाइज? यस. तो आ जाइए, इसके बारे में थोड़ी सी झलक मैंने आपको पहले भी दी थी, आज हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं. Okay. Besides minors and persons of unsound mind, there are also some other persons who are disqualified from contracts, partially or wholly, so that the contracts with such persons are void in the sense void ab initio. Incompetency to contract may arise from political status, corporate status, or legal status. The following are the categories of the persons who are disqualified by law. तो देखो, आप लोग जानते हो 3 चीजें होना जरूरी है in order to have the capacity to enter into a contract. You should be major, sound mind and not disqualified by law. Major हो गया, sound mind हो गया. अब तीसरी जो चीज है that is you should not be disqualified by law. तो कौन से हैं वो लोग जो disqualified है to enter into a contract? देखते हैं. सबसे पहला फॉरेन सॉवरेन. A foreign sovereign is like a ruler, a king. Okay? तो जैसा आप लोग बहुत बार आपने देखा होगा, आपको एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे पता होंगे कि आज के जमाने में भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है विच आर बीन रूल्ड बाय रूलर्स, विच आर बीन रूल्ड बाय किंग्स, जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, या तो हम बोल सकते हैं अनदर एग्जाम्पल कुड बी भूटान. अब यहाँ पे अभी भी वो रूलर्स है, वो किंग्स है, वो लोग हैं जिनकी ऑथोरिटी सुप्रीम है, जो उस पर्टिकुलर कंट्री को गवर्न कर रहे हैं. ऐसे जो लोग हैं, these people do not have the capacity to enter into a contract. अब सवाल ये उठता है, इन लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने का पावर क्यों नहीं है? माय डियर फ्रेंड्स, आप खुद इमेजिन कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल भूटान का जो किंग है, जो राजा है, वो इंडिया में किसी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहता है, अगर वो इंडिया में किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहता है, अज्यूम करते हैं, से फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं मैंने भूटान के किंग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया. अब ऐसा ऑब्वियसली मैं सोच भी नहीं सकती हूं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है करने के बाद वो राजा मुझे धोखा देगा और से फॉर एग्जांपल मेरे गुड्स ले लेता है और पैसे भी नहीं देता है. अब ऐसे केस में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, और अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, आई विल हैव द राइट टू स्यू हिम. बट आप
खुद समझने की कोशिश कीजिए उस राजा की, उस किंग की, उस सुपीरियर की ऐसी पोजीशन है कि हम सोच भी नहीं सकते कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेंगे, और अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो मेरे पास राइट आ जाएगा स्यू करने का। ऐसा अगर हम लॉ में लिखते हैं, इट विल बी डिसरिस्पेक्टफुल टू देम, इट विल बी डिसरिस्पेक्टफुल टू देयर पोजीशन। और इसीलिए लॉ मेकर्स कहते हैं कि ये लोगों को हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने का पावर ही नहीं देते, तो वो खुद कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। अगर वो चाहे, ऑफ कोर्स यस, दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अस थ्रू देयर एजेंट एंड देन वी कैन स्यू द एजेंट। तो इससे क्या होगा, हम भी खुश, क्योंकि कल जाके अगर सच में किसी ने धोखा दे दिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग इनसिक्योर फील करें, राइट? तो हम खुश, वो भी खुश, क्योंकि हमने लॉ में लिख दिया है कि हम लोग उनको स्यू नहीं कर सकते क्योंकि उनके साथ एंटर किया गया कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं होता है। तो अब ऐसे केस में वी आर गिविंग फुल रिस्पेक्ट टू देयर पोजीशन। सो इट इज अ विन विन सिचुएशन। एक कोलैबोरेटिव अप्रोच लॉ मेकर्स ने बनाया है और लॉ में ये लिख दिया है कि हम क्या करेंगे, टू बी ऑन द सेफर साइड, उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने का पावर ही नहीं देंगे। अगर हमने इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने का पावर ही नहीं दिया है तो धोखे का सवाल ही नहीं आएगा, और अगर धोखे का सवाल नहीं आएगा तो उनके अगेंस्ट केस फाइल करने का क्वेश्चन अराइज नहीं होगा, और अगर उनके अगेंस्ट केस फाइल करने का क्वेश्चन अराइज नहीं होता तो ऐसा हमें नहीं लगेगा या उन्हें भी नहीं लगेगा कि हम उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो वो भी खुश, हम भी खुश। बोथ आर हैप्पी इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, और इसीलिए हमने स्ट्रेट अवे कह दिया फॉरेन सर्वेनियर्स विल नॉट हैव द पावर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, एन एम्बेसडर। एम्बेसडर को हिंदी में हम लोग कहते हैं अ राजदूत। राजदूत अगर हिंदी में आपको समझ में आता है तो उसको कहते हैं अ राजदूत। एन एम्बेसडर इज अ राजदूत। इवन अ राजदूत डज नॉट हैव द पावर, द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलर लाइंस पे जो मैंने फॉरेन सॉवरेनियन के लिए रीजनिंग दी थी, वही रीजनिंग पे एम्बेसडर्स को भी हमने पावर नहीं दिया है टू एंटर इनटू अ contract. But yes, these people always have the right to enter into a contract through their agents. Next, point number 3, alien enemy. ये alien enemy pronounce नहीं होता है, ये pronounce होता है as alien enemy. And alien enemy also does not have the power to enter into a contract. तो देखिए, सुनो ना मेरी बात। जैसे कि say for example, India officially declared a war with China. Say for example, India officially declared a war with China. अब अगर इंडिया की चाइना से वॉर हो रही है, मतलब चाइना इज आर एनिमी कंट्री, चाइना इज आर एनिमी कंट्री, और वहीं पे आप क्या करते हो, से आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया किसी चाइनीज के साथ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बेचने का। मतलब आप आर्म्स बेच रहे हो और चाइनीज उसे खरीद रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर आप किसी चाइनीज के साथ करते हो, वी विल नॉट कंसिडर दिस कॉन्ट्रैक्ट एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इनफैक्ट माना जाएगा आपका ये जो काम है, इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा एज वॉइड एब इनिशियो। ऑब्वियस सी बात है, ये हमारी एनिमी कंट्री है, और एनिमी कंट्री के किसी व्यक्ति के साथ आप आर्म्स और एम्युनिशंस बेचने का कॉन्ट्रैक्ट अगर एंटर कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है इट विल बैकफायर। वो आर्म्स एंड एम्युनिशंस यूज हो गए हमें ही मारने के लिए, और इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कंसिडर नहीं करेंगे इन द आईज ऑफ लॉ। सिर्फ आर्म्स एंड एम्युनिशंस क्यों, इनफैक्ट अगर कोई भी कंट्री को एनिमी कंट्री डिक्लेयर किया जाता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट आप अगर चाइनीज के साथ एंटर करते हो, से फॉर एग्जांपल अभी कुछ महीने बाद दिवाली आएगी और आपने इन चाइनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया है टू परचेज लैंटर्न्स या दिवाली की लाइट फिटिंग्स परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा। इट विल बी कंसिडर्ड एज वॉइड एब इनिशियो। A corporation. What is a corporation? Corporation मतलब
म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं. ओके, व्हाट इज अ कॉर्पोरेशन? कम ऑन टेल मी. लाइव चैट चालू है. क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉर्पोरेशन? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए. एनीवन हु नोज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेशन प्लीज बताइए. A corporation is a business entity. It is a sanstha. It is a company. Corporation includes a company, but corporation is not equal to a company. A large business company is a corporation. No. Yes, a corporation, my dear friends, includes a company. बहुत सारे लोग company, business company, big company ऐसा कह रहे. हाँ, it is a form of organization. A corporation is a form of organization, but organization बहुत ब्रॉड वर्ड है. ऑर्गेनाइजेशन तो सब कुछ इंक्लूड करेगा. सोल प्रोप्राइटरीशिप, पार्टनरशिप, HUF, कंपनी, कॉर्पोरेशन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द ब्रॉड वर्ड ऑर्गेनाइजेशन. बट कॉर्पोरेशन स्पेसिफिकली क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पर्संस. नो, दैट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस. स्टैट्यूट किसी ने लिखा है, बट सिर्फ स्टैट्यूट नहीं. एक्सप्लेन कीजिए ना, स्टैट्यूट मतलब क्या? Yes, it is a legal association. A statute, I know it is a statute, but आगे क्या बेटा? A group of people doing business, बहुत वेग है, बहुत वेग है आंसर. A group of companies, no, बहुत सारे बच्चे group of companies कह रहे हैं. नहीं, group of companies को corporation नहीं कहते हैं. Public plus private venture, no. Artificial person created by law. वाह वाह. Artificial person created by law. Yes, the answer is correct. Artificial person created by law. But मुझे और कुछ specific चाहिए उसमें. A statutory body. Okay, fine. A statutory body. Statutory body means created by a statute. Created by statute means created by law. Yes, it is created by law. But आगे क्या? Corporation की definition कुछ तो बताओ ना मुझे. Multinational company corporation, no. Organizations that run business for social welfare, no अंकिता, ऐसा नहीं है. अच्छा ठीक है, मैं समझा देती हूँ. डोंट वरी. क्या आप लोगों ने LIC के बारे में कभी सुना है? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. व्हाट इज LIC? इट्स अ कॉर्पोरेशन. यस, आप लोगों ने सुना है ना? So LIC is nothing but it is an example. Oh, it is an example of a corporation. LIC is nothing but it is an example of a corporation. नहीं बेटा, मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात नहीं कर रही हूँ. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ओवर हियर. सुनो मेरी बात. ओके, लिसन. मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को. A corporation is an organization which is incorporated under a special act passed for it under the parliament. A corporation is an organization which is incorporated under a special act passed especially for it under the parliament. जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं LIC की बात कर रही हूं, LIC जो इनकॉर्पोरेट हुआ है उसको बनने के लिए सबसे पहले हमने LIC एक्ट 1956 पार्लियामेंट में पास करवाया. जैसे ही LIC एक्ट 1956 पार्लियामेंट में पास हुआ, इस एक्ट के अंडर हमने इनकॉर्पोरेट किया LIC को. So this life insurance corporation is a classic example of a corporation. Similarly, my dear friends, आपने बहुत सारे बैंक्स के नाम सुने होंगे, बट सारी बैंक्स की बात जो है that is the State Bank of India. State Bank of India is another example of a corporation. State Bank of India was not incorporated under the Companies Act. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बनने के लिए सबसे पहले
हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 को पास करवाया, और उसको पास करवाने के बाद वी इनकॉर्पोरेटेड अंडर इट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड एसबीआई इज नथिंग बट इज अ कॉर्पोरेशन। तो अब देखो, कॉर्पोरेशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। देखो, स्टैट्यूटरी बॉडी ना इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड। स्टैट्यूटरी मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ, और लॉ के द्वारा बनाई गई एंटिटी को कहते हैं अ स्टैट्यूटरी बॉडी। लॉ के द्वारा बनाई गई एंटिटी को कहते हैं एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो यस, अ कॉर्पोरेशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, अ कंपनी इज ऑल्सो अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो सुनो ना मेरी बात, ये स्टैट्यूटरी बॉडी जो होती है, इन लोगों के पास वैसे तो कॉन्ट्रैक्चुअल पावर्स है। सुन लो, एकदम डिटेल में सुनो, इनके पास वैसे तो कॉन्ट्रैक्चुअल पावर्स है, मतलब खुद के नाम पे तो वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं। तो अब आप कहोगे कि मैम अगर वो खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं तो यहाँ पे डिस्क्वालिफाइड पर्संस में क्यों आए? आप देखो, ये समझने की कोशिश करो, कंपनीज, कॉर्पोरेशंस, क्या ये नेचुरल पर्सन है आपके और मेरे जैसे? नहीं, ये तो आर्टिफिशियल पर्संस होते हैं ना, तो ये कठपुतली जैसे होते हैं। लोगों को लगता है कि वो खुद नाच रही है, बट एक्चुअली वो नाचती नहीं है, उसको नचाया जाता है। बहुत बार हम देखते हैं इन्फोसिस लिमिटेड ने 50% डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया, तो एक्चुअली इन्फोसिस ने नहीं डिक्लेयर किया, इन्फोसिस के मेंबर्स ने ये डिविडेंड डिक्लेयर किया है आफ्टर द डायरेक्टर्स रेकमेंडेड द रेट ऑफ डिविडेंड। तो वही बात वो होती है कि क्या होता है, कहने के लिए तो हम कहते हैं कि उनके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए जा सकते हैं, बट वो खुद कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवाए जाते हैं। और इसलिए यहाँ पे लॉ मेकर ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसको डिस्क्वालिफिकेशन में लाया है। जरूर उनके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, बट वो खुद होके कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करते, बिकॉज दीज पीपल आर आर्टिफिशियल पर्सन्स हु एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ। क्या मैंने कहा है? आर्टिफिशियल पर्सन्स है ये लोग, आर्टिफिशियल, फिक्टिशियस नहीं है, फिक्टिशियस नहीं है। फिक्टिशियस मतलब क्या होता है? फिक्टिशियस मीन्स काल्पनिक। ये काल्पनिक नहीं होते, ये आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल मतलब दे आर नॉट नेचुरल। ओके, अ कॉन्विक्ट, हु इज अ कॉन्विक्ट? कॉन्विक्ट मतलब एक मुजरिम। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी कहा था जब मैं सेक्शन नंबर 10 पढ़ा रही थी। आप इमेजिन कीजिए कोई चोर है जिसने बैंक लूटी है। अब जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, उस सोसाइटी की अगर उसने इज्जत नहीं की है, ऑब्वियस सी बात है, हम ऐसे कॉन्विक्ट को क्या करेंगे? जेल में लॉक कर देंगे। जेल में क्यों लॉक करेंगे? ताकि उसे समझ में आएगा द वैल्यू ऑफ द सोसाइटी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने आपको कचहरी में रखा, हमने अगर आपको जेल में रखा है, तब ऑब्वियस सी बात है हम आपको कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के पावर्स नहीं देंगे। जेल में बैठे बैठे भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो तो आपको क्या सजा मिली है? राइट। और एक लास्ट पॉइंट है इनसॉल्वेंट पर्सन। तो देखो, एन इनसॉल्वेंट पर्सन इज अ पर्सन जिसकी एसेट्स हो गई है कम और लाइबिलिटीज हो गई है ज्यादा। और इनसॉल्वेंट पर्सन्स जो होते हैं ना, इनसॉल्वेंट पर्सन्स, कौन डिक्लेयर करता है उनको इनसॉल्वेंट? कोर्ट उनको डिक्लेयर करता है एज इनसॉल्वेंट। हम खुद को या मैं आपको इनसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकती, कोर्ट हमें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है। इस केस में माय डियर फ्रेंड, सुनो ना मेरी बात, अगर कोर्ट ने आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया है, जब तक आप इंसॉल्वेंसी से डिस्चार्ज नहीं होते तब तक यू विल बी कंसिडर्ड एज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं होता है कि वंस इंसॉल्वेंट ऑलवेज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंसी इज अ फेज इन योर लाइफ। तो करंटली अगर किसी व्यक्ति के एसेट्स जो है, एसेट्स से 90 लाख है और लाइबिलिटीज जो है, लाइबिलिटीज वो 100 लाख है, तो एसेट्स हो गई है कम और लाइबिलिटीज हो गई है ज्यादा। ऐसा पर्सन इंसॉल्वेंट पर्सन है। सो वॉट एवर पैसे इन अ रुपीज रिकवरेबल वो रीपे किया जाएगा, और क्या होगा? एसेट जीरो, लाइबिलिटी जीरो। मतलब से 90 पैसे इन अ रुपीज रिकवरेबल, तो ये सारी एसेट से इन लाइबिलिटीज को रीपे किया जाएगा, जिसके बाद एसेट्स जीरो,
और लायबिलिटीज भी 0। अब जैसे ये बंदा इंसॉल्वेंसी से डिस्चार्ज हो जाता है, एसेट 0, लायबिलिटी 0, अब समझ लेना ऐसी व्यक्ति की नई जिंदगी शुरू हुई है। और क्योंकि नई जिंदगी शुरू हुई है, अब से वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है। जब तक आपकी इंसॉल्वेंसी डिस्चार्ज नहीं होती, तब तक आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। यस और नो गाइस? यस। तो आज के लिए बस मैं इतना ही पढ़ाने वाली हूँ। कल से हम लोग देखने वाले हैं एक फ्रेश टॉपिक विच इज रिलेटिंग टू फ्री कंसेंट। आई होप आप लोगों को जितना कुछ भी मैंने अभी पढ़ाया है चैप्टर नंबर 1 में और यूनिट नंबर 3 में, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है और इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? चलो कल मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिए और लर्न करते रहिए। कल मिलेंगे।